हेलो हे गाइस, वेलकम बैक टू डे 26 जून संडे के न्यूज़पेपर में देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हुई हैं और एडिटोरियल तो आज आते नहीं है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका कमेंट सेक्शन में जवाब दिया कीजिए। कई बच्चे बड़े फ्रीक्वेंटली आंसर करते हैं, काफ़ी बच्चे करते हैं अब तो, लेकिन जो जो बच्चा देखता है एनालिसिस को उसको जवाब देना चाहिए। देखते हैं। देखिए, जो पहली न्यूज़ है वही सेम कि भाई महाराष्ट्र में क्या इशू चल रहा है वो आपको पता है, लेकिन इसके रिगार्डिंग एक पॉलिटी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। आपने इसका आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली द राज्यसभा एंड नॉट द लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है जी। नंबर 2, देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग टू मेंबर्स बिलोंगिंग टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द राज्यसभा। Number 3, there is no constitutional bar for a nominated member to be appointed as a union minister. Number 4, after are nominated members can vote both in the presidential and vice presidential elections. आपने यहाँ पे आंसर बताना है कि भाई कौन सा सही है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। चलिए, अब यहाँ पे जो सेकेंड न्यूज़ है इट इज़ अबाउट के आपको कल न्यूज़ पता लगी होगी, हमने डिस्कस भी किया था आई थिंक, कि जो यहाँ पे पिटीशन फाइल की थी जाकिया जाफरी ने, जो कि वीडो हैं फॉर्मर कांग्रेस एमपी एहसान जाफरी, जो कि मारे गए थे इन दी 69 अदर्स इन दी गुलबर्ग सोसाइटी मसैकर इन अहमदाबाद इन 2002। ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि उस टाइम पे जब अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई क्लीन चिट है, तो अब अहमदाबाद जो पुलिस है उसने अरेस्ट किया आईपीएस ऑफिसर और विसल ब्लोअर आरबी सरी कुमार और डिटेन किया मुंबई बेस्ड सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सेतालवड को। क्यों? क्योंकि आफ्टर फाइलिंग एफआईआर अक्यूजिंग देम ऑफ द फॉर्जरी एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अदर ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी, कि उन्होंने उस टाइम पे किया क्या था कि प्रॉब्लम क्रिएट की थी और जानबूझ के जो एविडेंसेस है उनके साथ छेड़खानी की थी। अब यहाँ पे एक और जो चीज़ है, डिसमिस्ड एंड जेल्ड जो आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट है उनका भी नाम इस एफआईआर में डाला गया है। सो जो पुलिस है केम अ डे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द क्लीन चिट, और उन्होंने गिवन टू द गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, और अदर्स इन 2002 राइट्स केस। सो एंडोर्सिंग द रिपोर्ट ऑफ सिट विच हैड फाइल्ड अ क्लोजर रिपोर्ट अगेंस्ट मिस्टर मोदी एंड अदर्स, जिन्होंने ये जो रिपोर्ट है वो बंद कर दी है। अब इस तरह से इनको पकड़ लिया गया है। नाउ दिस न्यूज़ इज रिलेटेड टू GS2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिस न्यूज़ बिलोंग्स टू GS3 एंड ये जनरल साइंस का आपका पार्ट बन जाती है। ठीक है, ये हमारे जनरल साइंस का पार्ट बन जाती है। इसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कई बार क्या बहुत आपको टाइम टू टाइम इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो सबसे पहली बार साइंटिस्ट ने यहाँ पे वार्न किया है कि जो जीका है वो स्प्रेड हो सकता है, वो बढ़ सकता है, और जीका के साथ में उन्होंने बोला कि ये एक वेक्टर बॉर्न फ्लेवी वायरस है जो कि ट्रांसमिट होता है कि जब कोई इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो बाइट कर ले किसी भी बंदे को, मेनली एडीज एजिप्टी एंड एडीज एल्बोपेक्टस। ठीक है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन हम लेते हैं कि जीका वायरस है क्या। सबसे पहली चीज़, जो जीका वायरस है एक मॉस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस है जो कि पहली बार आइडेंटिफाई हुआ था युगांडा में 1947 में मंकी में, और इसके बाद में ये ह्यूमंस में आइडेंटिफाई होता है 1952 इन द युगांडा एंड द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ द तंजानिया। जो इसका ट्रांसमिशन है जीका वायरस डिजीज़ का, ये कोज होता बाय वायरस ट्रांसमिटेड प्राइमरली बाय द एडिस मॉस्किटो, जो हमने पहले नाम पढ़ा एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपेक्टस। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यही सेम मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर को। मलेरिया के लिए आप लोगों ने बताना है, जो लोग बड़े अच्छे वे से इसको सुन रहे हैं, मलेरिया के लिए आपने बताना है कि कौन सा जो ये मॉस्किटो है उसको स्प्रेड करता है। हमने यहाँ पे जीका की बात की, हमने यहाँ पे डेंगू और चिकनगुनिया की बात की। जो जीका वायरस है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द मदर टू फेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे देखते हैं किस तरह से ये आगे फिर इम्पैक्ट डालता है। सिम्टम्स क्या रहते हैं? माइल्ड और फीवर रहता है, माइल्ड रैशेज आने स्टार्ट हो जाते हैं, मसल और जॉइंट पेन रहनी स्टार्ट हो जाती है। अगर जीका वायरस प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए तो जो बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स हैं, वो माइक्रो सीफेली से जो है वो बॉर्न होते हैं। इसका मतलब होता है कि जो उनका हेड साइज़ है वो नॉर्मल से थोड़ा छोटा रहेगा, और मोर ओवर ये कॉन्जिनाइटल मालफॉर्मेशन से भी यहाँ पे देखा जाता है, जिसको हम कॉन्जिनाइटल जीका सिंड्रोम भी बोलते हैं।
अब ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है, वैक्सीन कोई भी नहीं है, इसके लिए इसके जो सिम्टम्स है उसको रिलीव किया जाता है और रेस्ट, रिहाइड्रेशन और इस तरह की जो सीटामिनोफेन जो है फीवर और पेन के लिए दी जाती है। और इसके बारे में और अगर हम जानें कि डेंगू के बारे में अगर हम जानते हैं, सेवरल स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो विद द जेनस एडिस। सिम्टम्स वही हेडेक, मसल जॉइंट पेन और स्किन रैशेज रहते हैं। जो डेंगू वैक्सीन है वो डेंगा वैक्सिया हैज़ बीन अप्रूव्ड इन अबाउट 20 कंट्रीज़। अगर मैं चिकनगुनिया की बात करूँ, ये भी एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है। सेम ये जो मॉस्किटो है वो इसको फैलाता है, ट्रांसमिट करता है, एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपेक्टस। जो सिम्टम्स है वो भी कुछ ना कुछ सेम रहते हैं। देर इज़ नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग ट्रीटमेंट फॉर द चिकनगुनिया, सो देर इज़ नो कमर्शियल चिकनगुनिया वैक्सीन। और या बाद में हम अगर येलो फीवर की बात करें तो ये एक्यूट वायरल हेमोरेजिक डिजीज़ है, ठीक है जी। और ये जो येलो इन दी नेम रेफर्स टू दी जॉन्डिस दैट अफेक्ट सम पेशेंट्स। सिम्टम्स वही येलो फीवर के, फीवर, हेडेक, जॉन्डिस, ठीक है। जॉन्डिस इसमें एक मेन आपने याद रखना है, वॉमिटिंग वगैरह आती है। जो येलो फीवर वैक्सीन है उसको हम 17D बोलते हैं और अकॉर्डिंग टू WHO ये सेफ और अफोर्डेबल है। सो हाउएवर देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर फॉलोइंग दी वैक्सीनेशन, ये एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आपने ये जीका, अभी हमने देखो पूरा जीका के बारे में पढ़ लिया और हमने येलो फीवर, डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में देखा। और लास्टली आपने बताना है कि जो मलेरिया है वो कौन से मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। मलेरिया के बारे में आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, पहला क्वेश्चन आपका वो पॉलिटी के लिए और दूसरा क्वेश्चन जनरल साइंस से रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है इट इज़ अबाउट कि यहाँ पे आप देखोगे कि यमुना के लिए यहाँ पे एक पिक्चर आई हुई थी। कई बार पिक्चर में से भी जो यूपीएससी है वो क्वेश्चन पूछती है। अगर मैं पहले आपको बताऊं तो जो यमुना है वो ऊपर से यहाँ से यमुनोत्री से आती हुई आप देख रहे होगे, आई होप, यहाँ पे यमुनोत्री से आती हुई यहाँ पे पाउंटा साहिब, फिर उसके बाद में दिल्ली एंटर करती है, देन मथुरा, आगरा और फिर उसके बाद में यहाँ पे इलाहाबाद में ये गंगा के साथ में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है एक अच्छे वे से कि गंगा दूसरे वे से आ रही है और ये जो यमुना है दिल्ली, मथुरा, आगरा से होती हुई इलाहाबाद में ये मर्ज हो जाती है किसके साथ में, गंगा के साथ में। अगर मैं यमुना के बारे में बात करूं तो वो जो ऊपर वाला मैप हमने अभी देखा कि यहाँ से ऊपर से आते हुए पौंटा साहिब, उसके बाद में यहाँ पे न्यू दिल्ली, फिर आगरा, मथुरा और उसके बाद में इलाहाबाद में जब मर्ज होती है किसके साथ में, गंगा के साथ में। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हमें देखने को मिलती हैं। पहली चीज़ जो चंबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, यूपीएससी इसको पूछ चुका है। फिर उसके बाद में आप देख रहे होगे यहाँ पे कि चंबल के बाद में यहाँ पे आपको दिख रही है कि जो बानस है वो चंबल में मिलती है। और अगर हम चंबल में और नदी देखें तो काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया, ये जो रिवर है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपने एक और जो चीज़ है, सिंध इसके बीच में मिलती है, बेतवा हो गया, धसान हो गया और केन हो गया, ठीक है। सो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है आपने एक अच्छे वे से यहाँ पे याद रखनी है और इस मैप को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप ज़्यादा टाइम तक इसको याद रख पाओ। या फिर आप अगर कोई बताना चाहता है लेफ्ट और राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। फिर लेफ्ट और राइट बैंक की जो ट्रिब्यूटरीज है अगर कोई बताना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, दूसरों का भी फायदा हो जाएगा और आपका भी फायदा यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की यहाँ पे बात करेंगे। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, ये तो फ्लिप ही हो गए। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू एयरफेयर स्टिंग नो लो कोस्ट फ्लाइट इन स्काईज नाउ। तो यहाँ पे जो लो कोस्ट फ्लाइट है वो उसका दिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है जो कि यूज़ होता है एयरप्लेन्स में, उसका जो प्राइस है वो महंगा हो चुका है और वो बाय अप टू 50% इन द पास्ट फ्यू मंथ्स अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द ऑनलाइन पोर्टल्स। इसमें इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने डिस्कस करनी है आज, इट इज़ अबाउट असम फ्लड्स। देखिए इसमें ऐसे कुछ नहीं है कि क्या चीज़ इसमें ये कहाँ पे आप डाल सकते हो, GS3 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। मोर ओवर दिस इज़ द पार्ट ऑफ GS1 ऑल्सो के हाउ मानसून्स आर चेंजिंग इन आर कंट्री। तो यहाँ पे हम सिलचार है जो अभी भी सबमर्ज्ड है, जो फ्लड सिचुएशन है असम में वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है और मोर ओवर यहाँ पे शॉर्टेज है किस चीज़ की, फूड की और वाटर की। यहाँ पे बोला जा रहा है नियरली जो 3 लाख लोग हैं वो डिस्ट्रेस में हैं इन द सिलचार डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फूड, ड्रिंकिंग वाटर और मेडिसिन की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है। ये वर्स्ट फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन दी
स्टेट्स आर बारपेटा, जहाँ पे 8,76,842 जो लोग हैं वो डिस्ट्रेस में हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में ये चीज़ जो लिखी है के डिस्ट्रिक्ट्स का डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताने का यही रीज़न था कि किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जब उनको पता है कि हर एक बार फ्लड आएगा तो किस तरह से उनको पहली प्रिपरेशन करनी चाहिए। आई थिंक करते भी होंगे, लेकिन जो फ्लड है उसको कोई रोक तो सकता नहीं अब, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये जो चीज़ है वो स्ट्रेस देती रहेगी हम लोगों को, ठीक है, असम में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट है और इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये GS3 का अगेन पार्ट है और ये हमारा इन्वायरमेंट सेक्शन से रिलेटेड है। जो केरला है वो कहता मैं खुद की एक रीजनल रेड लिस्ट ऑफ बर्ड्स बनाऊंगा, और ये जो रीजनल रेड लिस्ट ऑफ बर्ड्स रहेगी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑन द बेसिस ऑफ जो IUCN ने कैटेगरीज दी हुई हैं और IUCN ने जो यहाँ पे क्राइटेरिया देता है उसी के आधार पे मैं अपनी खुद की एक लिस्ट बनाऊंगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द IUCN एंड वेयर द IUCN हेडक्वार्टर इज लोकेटेड। तो यहाँ पे हमें IUCN के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जो IUCN है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। ये क्रिएट हुआ 1948 में। ये ग्लोबल अथॉरिटी है जो कि स्टेटस देती है ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड द मेजर्स नीडेड टू सेफगार्ड इट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। जो IUCN रेड लिस्ट है, मतलब जो IUCN है वो एक रेड लिस्ट निकालता है थ्रेटेंड स्पीशीज़ की। उसमें प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ दोनों को हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया रहता है उसको एवेल्यूएट करने के लिए कि कितना, कौन सा जो जानवर या फिर कौन सा पेड़ पौधा कितना ज़्यादा रिस्क में है और कितना ज़्यादा रिस्क में नहीं है। जो IUCN रेड लिस्ट है वो कैटेगरी डिफाइन द एक्सटेंशन रिस्क ऑफ स्पीशीज असेस 9 कैटेगरीज, ठीक है जी। और 9 कैटेगरीज में मैंने नीचे आपको फोटो भी दी है, वो आप बाद में स्क्रीनशॉट लेना, पहले यहाँ पे देखते हैं। नंबर 1 नॉट एवेल्यूएटेड, नंबर 2 नॉट एवेल्यूएटेड टू एक्सटेंट के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और वनरेबल स्पीशीज आर कंसिडर टू बी थ्रेटेंड विद द एक्सटेंशन। आपने याद रखना है थ्रेटेंड स्पीशीज कौन सी होती है, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वनरेबल। ये रिकॉग्नाइज करता है एज द मोस्ट अथॉरिटेटिव गाइड टू स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये की इंडिकेटर है फॉर द SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड आईची टारगेट्स। आपने आपका आज का 4th क्वेश्चन है जो आईची है। आईची जो लोकेशन है, लोकेशन का आपने आंसर देना है। जो आईची लोकेशन है ये कहाँ पे है, ठीक है, कि किस कंट्री में ये जो लोकेशन है, एकी या फिर आईकी, ये कौन सी कंट्री में आपने बताना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कई बार। यहाँ पे हमने देखा कि नॉट एवेल्यूएटेड से एक्सटिंक्ट में ये जो चीज़ है वो जाती है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ पे हमने वनरेबल देखा, इंडेंजर्ड और क्रिटिकल इंडेंजर्ड। तो हम इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज बोल देते हैं। डाटा डेफिशिएंट, जहाँ पे डाटा कम होता है। लीस्ट कंसर्न, अभी उस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन ठीक ठाक सी है। नियर थ्रेटन की तरफ जाने लगा, मतलब ये थ्रेटन स्पीशीज़ की तरफ जा रहा है। सो वल्नरेबल हो जाता है, फिर उसके बाद में इंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकल इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड का मतलब है कुछ स्पीशीज़ आपको पार्क्स में, नेशनल पार्क्स में, जूज़ में वहीं पे मिलेंगी, लेकिन वाइल्ड में नहीं मिलेंगी, तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो जाती है। और एक्सटिंक्ट का मतलब है ना वो किसी पार्क में मिलेगा, ना किसी आपको जू में मिलेगा, ना कहीं पर भी मिलेगा, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है धरती से, ठीक। तो ये IUCN के बारे में कुछ जानकारी थी, इस चीज़ के बारे में आपने याद रखना है। और आपके लिए कमेंट सेक्शन में 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आपने आंसर भी देना है, ठीक। अब यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था अबाउट दी G7, ठीक है, G7 समिट। तो यहाँ पे हो क्या गया था, जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस बारे में ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी थी, जिसके बाद में जो हमारे टाइज थे इंडिया के उनके साथ में कुछ खास नहीं रह गए थे, तो वो सफ़र हुए थे। लेकिन अब दोबारा से मे बी हम जो चीज़ है वो उसको करते हुए नजर आएंगे। अगर मैं यहाँ पे G7 की बात करूँ तो आपने सिर्फ ये बताना है कि G7 में कौन सी कंट्रीज है। ये आपका आज का मुझे लगता है 5th क्वेश्चन हो जाएगा, और ये 5th क्वेश्चन का आपने आंसर देना है कि जो G7 है उसमें कौन कौन सी कंट्री आती है। और ये आंसर हर एक बच्चा जो देख रहा है न्यूज़पेपर को उसको मस्टली देना है। उसका रीज़न क्या है, ये कल ही हमने डिस्कस किया था और मैंने बोला था आप स्क्रीनशॉट इसका लो ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। G7 और मैंने आपको कल G8 बताया था और एक G20 बताया था। देखो इसको एक्सप्लेन करने को या फिर मैं आज दोबारा से बता सकता था कौन कौन सी कंट्री है, मुझे तो सिर्फ एक फ़ोटो लगानी थी, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि वहां पे आपको और भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं और भी लोग देखें, ठीक है जी, उस कमेंट्स को, और आपको भी रिकॉल करने में ईजी रहे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आज उसके बारे में बात करेंगे। ये जो न्यूज़ है ये GS2 से रिलेटेड है और ये GS2 इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड है। ये इंटरनेशनल अफेयर जो कि हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट, हमें थोड़ा नहीं काफ़ी बेनिफिट देने की बात हो रही है। यहाँ पे जो हसीना है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के,
उन्होंने पद्मा मल्टीपर्पज़ ब्रिज है जो उसको ओपन किया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कंग्रेचुलेट किया बांग्लादेश ऑन द कंप्लीशन ऑफ द पद्मा मल्टीपर्पज़ ब्रिज। जो प्रेजिंग द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, द इंडियन हाई कमीशन इन ढाका सेड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इलिस्ट्रेट्स हर बोल्ड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज एंड दैट इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड। जो ये बोल्ड डिसीजन लेती हैं और ये जो चीज़ बनाई है उसके लिए इंडिया ने कंग्रेचुलेट किया है, क्योंकि ये डेवलपमेंटल इनिशिएटिव है किस चीज़ के लिए, बांग्लादेश के। जो पद्मा ब्रिज है वो इंटरनल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा बांग्लादेश की, ना कि अकेली बांग्लादेश की इंटरनल कनेक्टिविटी को, लेकिन ये इंप्रूव करेगा ट्रेड और लॉजिस्टिक्स बिटवीन द इंडिया एंड दी बांग्लादेश। अगर मैं ये ब्रिज की बात करूँ, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जिससे इंप्रूव होएगी बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश एंड सब रीजनल लिंक्स। सो इसी वजह से जो इंडिया मिशन इन कंग्रेचुलेटरी मैसेज है जो वो वहाँ पे भेजा गया है। सो ये जो पद्मा ब्रिज है ये मल्टीपर्पज़ ब्रिज है, ये बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है बांग्लादेश का। इसको इनॉग्रेट किया सैटरडे मॉर्निंग बाय द प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बाय पेइंग अ टोल टैक्स। क्लियर बात। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आप देख रहे होगे कि ब्रिज के बारे में इतनी बड़ी न्यूज़ क्यों आई है। उसका पहला रीज़न, हमने कंग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा स्पेशली। नंबर 2, बांग्लादेश इज़ द लैंड ऑफ रिवर्स। ठीक है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। इज़ द कंट्री ऑफ रिवर्स, नॉट लैंड, कंट्री ऑफ रिवर्स। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिवर्स हैं जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस तरह के अगर ब्रिज बनेंगे तो जो कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है, हमें नज़र आएगी कहाँ पे, बांग्लादेश में। सो इसी के साथ में नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। तो जो हमने आज नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करनी है, इट इज़ अबाउट के प्रोटेस्टर्स डिक्रे यूएस अबॉर्शन रूलिंग। ये हमने न्यूज़ की थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है उसमें कुछ कंजर्वेटिव जजेस ने उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पे ओल्ड रो वर्सेस वादे जो केस था उसमें अबॉर्शन थी, जो अबॉर्शन वहाँ पे उन्होंने बोला गया था कि 24 टू 40 कुछ इस तरह के मंथ से उसके पहले जो भी अबॉर्शन है वो राइट टू अबॉर्शन विमेन का वहाँ पे एक राइट था, लेकिन उसको अभी क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वो कहते कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिखा गया। इस चीज़ को चलते हुए देख के जो यहाँ पे बिडेन की गवर्नमेंट है उसने बोला कि ये चीज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रही है और इस चीज़ को हम कोशिश करेंगे रिवर्स करने की। मोर ओवर यहाँ पे एक और जो कंट्रोवर्सी वहाँ पे चल रही है, इट इज़ अबाउट दी गन कल्चर। जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ की यूएसए की, उसने बोला जो गन्स हैं वो कैरी कर सकते हैं लोग, क्योंकि टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों के पास लोगों का राइट है कि वो गन कैरी कर सकते हैं। लेकिन जो बिडेन गवर्नमेंट है वो एक लैंडमार्क गन कंट्रोल मेजर लेकर आ रही है, एक बिल लेकर आ रही है जिसमें देखा जाएगा कि जो गन कल्चर है या फिर जो गन कंट्रोल सिस्टम है वो वहाँ पे लाया जाएगा, लाइसेंस सिस्टम वहाँ पे पेश किया जाएगा। मोर ओवर यहाँ पे एक और न्यूज़ जो GS2 से रिलेटेड है, इंटरनेशनल इवेंट से, जो शंघाई है उसने रिपोर्ट किया 0 कोविड केसेस। ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद में, पहले वहाँ पे लॉकडाउन ये वो लिखा हुआ था, तो उसके बाद में आज ये न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है कि वहाँ पे 0 केसेस आ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। दिस न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, और इस तरह के जो स्नैपशॉट्स हैं वो हम कई बार देखते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है, तो दीज स्नैपशॉट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे रीजिंग होप्स के बारे में बात की जा रही है कि एक साउथ ईस्ट ग्रीनलैंड का एरिया है जहाँ पे जो कि फ्री है सी आइस से, तो वहाँ पे हमें कुछ आइसोलेटेड पॉपुलेशन ऑफ 27 पोलार बियर्स, मतलब पोलर बियर्स को देखने की मिली है। तो लेकिन इस पॉपुलेशन को देख के हमारे जो होप्स हैं वो थोड़ी से रेज हुए हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो पोलर बियर्स हैं उनको रहने के लिए सी आइस की ज़रूरत पड़ती है टू सर्वाइव, लेकिन इस केस में हमने देखा कि वो अगर सी आइस के बिना रह सकेंगे तो मे बी ऑब्वियसली वो अपने आप को अडेप्ट करेंगे। दे हैव अडेप्टेड टू हंटिंग ऑन ग्लेशियल मिलेंज, मतलब वहाँ पे जो ग्लेशियल मिलेंज है वहाँ पे भी वो अब सर्वाइव कर पाएंगे। तो इससे एक होप इंक्रीज़ हो रही है कि वहाँ पे जो उसकी पॉपुलेशन है वो कभी ख़त्म नहीं होएगी। सो ट्रैकिंग बग्स, हम बग्स को किस तरह से ट्रैक करते हैं? एक एसिड वो छोड़ के जाते हैं जो बग्स हैं, जिसका नाम है डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है जो मतलब DNA of more than 1200 species of invertebrates were found on the sample of tea and dried herbs। जो टी के और जो ड्राइड हर्ब्स के सैंपल्स है उस पर हमें मोर देन 1200 स्पीशीज़ और जो इन्वर्टिब्रेट्स है उनका जो सैंपल है जो DNA का वो देखने को मिला। वो किस तरह से अपना DNA छोड़ते हैं? जब वो वॉक करते हैं, जब वो च्यू करते हैं, इस तरह से हमें देखने को मिलता है। अब इससे हमें देखने को ये मिलेगा कि हमें हेल्प मिलेगी हाउ इंसेक्ट पॉपुलेशन हैव चेंज्ड, जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन है वो किस तरह से चेंज हुई है। द थर्ड स्नैपशॉट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसको जो भी आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई स्टेट का एग्ज़ाम है या फिर यूपीएससी, तो अभी लेट है, उस टाइम तक तो ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो समिट है टू फाइनलाइज इन अ न्यू ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट।
सो यहाँ पे जो 15th कॉन्फ्रेंस होएगी ऑफ द पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन यूएनसीबीडी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यूएनसीबीडी विल मूव फ्रॉम द कुनमिंग इन चाइना टू मॉन्ट्रियल कनाडा। पहले ये जो यूएनसीबीडी है वो चाइना में होने जा रहा था, लेकिन अब ये कहाँ पे होने जा रहा है, कनाडा में। और कनाडा में कहाँ पे, मॉन्ट्रियल कनाडा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरह की लोकेशन का, कई बार इस तरह की चीज़ों का क्वेश्चन हमने काफ़ी बार देखा है आते हुए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे जो हमने आज डिस्कस करनी है वो है रिलेटेड टू एक्सट्रीम वेदर। देखिए एक्सट्रीम वेदर का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमने डिस्कस कैसे करना है। जब से ग्लोबल वार्मिंग हुई है तब से हम एक्सट्रीम इवेंट्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देख रहे हैं। अगर आप देख रहे होंगे, अगर गर्मी है तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, और अगर ठंड है तो वो भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जो है वो कुछ टाइम के लिए पड़े लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ेगी। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, एंड दीज आर दी साइंस ऑफ नथिंग बट दी ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग हमने इतने टाइम से कर रखी है यहाँ पे, उसके ये साइंस हैं। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो रेनफॉल है वो असम में काफ़ी हमें देखने को मिली। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हाउ हैज़ द मानसून बीन सो फार, जो नॉर्मल मानसून है उसी की तरह मानसून हमें यहाँ पे अभी तक तो देखने को मिली है। लेकिन काफ़ी जो चीज़ का यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रही है, जो टोटल रेनफॉल है वॉज बॉट डाउन बाई 34% over central India, 15% over peninsular India, compared to 32% more received by the east and northeast and 7% more by the northwest India। तो जहाँ पे ये सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया में जो रेनफॉल थी वहाँ पे कम हुई है, लेकिन इन द ईस्टर्न और द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ये जो रेनफॉल है वो इवेंट्स है जो वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। वट विच मीन्स कि भाई जो ये चीज़ें हैं वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना चाहिए, और इसको कंट्रोल करने के लिए जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ स्टेप्स लेती रहती हैं। ठीक, सो नाउ दिस न्यूज़ वाज आल्सो रिलेटेड टू GS3 इन्वायरमेंटल सेक्शन और रिलेटेड टू विद द ज्योग्राफी। अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, और अगली न्यूज़ है रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। दिस न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू GS2 जनरल स्टडीज़ 2 पेपर। जनरल स्टडीज़ 2 पेपर में ये एंटी डिफेक्शन को मैं 2 बार डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में। चलो एक बार और डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं न्यूज़पेपर में कुछ खास तो नहीं लिखा हुआ, कुछ खास नहीं लिखा हुआ। इसमें पहली चीज़ तो उन्होंने ये बताया कि पहले आयाराम और गैराम का कॉन्सेप्ट चलता था, जो हमने भी किया था, और उसी चीज़ में आयाराम और गैराम का कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। और इस अमेंडमेंट एक्ट से होता क्या है, 1985 में ये आता है, और उस टाइम पे जो डिफेक्शन मतलब जो चीज़ थी, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ ला दिया गया। मतलब अगर कोई पार्टी का बंदा दूसरी पार्टी में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई अपनी पार्टी से कर दिया जाएगा, और वो अपने हाउस से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, द लॉ कंटेम्पलेट्स 2 काइंड्स ऑफ डिफेक्शन बाय अ मेंबर वॉलंटरली गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, बाय अ मेंबर वायलेटिंग अ डायरेक्शन इशूड बाय हिज पार्टी टू वोट इन अ पर्टिकुलर वे, और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आएगी। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि डिफेक्शन से ये लोग बचते कैसे हैं, कि ये वाला कॉन्सेप्ट तो बंद हो गया अभी आयराम गैराम वाला। तो इससे बचने के लिए पहले 2 प्रोविजंस आई। पैराग्राफ यहाँ पे कौन कौन सा पैराग्राफ आता है, यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। एक तो पैराग्राफ 4 जो कि 10 शेड्यूल का है, और उसके बाद में पैराग्राफ 3। जो पैराग्राफ 3 है उसमें लिखा गया था पैराग्राफ 3 में कि अगर कोई भी किसी भी पार्टी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं 1/3 इलेक्टेड मेंबर्स, लेट्स से यहाँ पे तो 55 मेंबर्स है, लेकिन हम मान के चलते हैं 90 मेंबर्स इलेक्टेड हैं। तो अगर 30 मेंबर्स टूट के जाते हैं और किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होते हैं तो हम डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मर्जर हुआ है, हम उसको ये नहीं मानेंगे कि आयाराम और गैराम का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस चीज़ को 1/3 को 91st अमेंडमेंट से हमने ख़त्म कर दिया, जो कि पैराग्राफ 3 में लिखा हुआ था। बट पैराग्राफ 4 में जो लिखा हुआ है वो अभी भी हमने रखा हुआ है, और उसी के चलते हुए मुझे लगता है यहाँ पे जो सरकार है वो टूट जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, 2/3 का। अगर हम ऊपर वाली कंडीशन से बात करें तो 90 मेंबर्स, तो मतलब अगर 60 मेंबर्स टूट के किसी और पार्टी में जुड़ेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, बल्कि वो पावर में रहेंगे और दूसरी पार्टी को वहाँ पर लेकर आएंगे। तो मे बी यहाँ पे अगर 55 मेंबर्स के साथ में हम देखते हैं, अगर 55 मेंबर्स के या 60 मेंबर्स के साथ में देखें यहाँ पे, तो तकरीबन 35 to 40 वहाँ पे चाहिए था उनको नंबर। तो वो वहाँ पे अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो वहाँ पे उनके पास 42 मेंबर्स हैं। तो इस तरह से जो लोग हैं ये एंटी डिफेक्शन लॉ से बचते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर उनके पास जाएंगे तो ये चीज़ें हो जाती हैं। सो यही यहाँ पे बोला गया है कि ये फेल्ड इन इंडिया। देखिए, लॉ फेल नहीं हुआ, लेकिन उसको फेल करने के लिए लोगों ने फेल कर दिया। तो इसमें कुछ चेंज अगर करना है तो गवर्नमेंट कर सकती है। अदरवाइज इतना बड़ा मेंबर अगर टूट के जा रहा है तो मे बी डिसकंटेंट रही होएगी किसके साथ में, जो पार्टी का हेड है।
क्लियर बात। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हुए हमें पता चलता है जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में। जीएसटी कंपनसेशन जो सेस है, जो फंड है, इसको 4 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है और ये मार्च 2026 तक चलेगा। ये मार्च 2026 तक, और ये होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब जीएसटी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई, मतलब जीएसटी को लाने की बात की गई, तो उस टाइम पे काफ़ी स्टेट्स ऐसी थी, उन्होंने बोला कि हमारे जो फंड्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। कौन से फंड्स? हमारे जो टैक्सेस हैं वो कम हो जाएंगे। सो उन चीज़ों से यहाँ पे उन टैक्सेस डिक्रीज़ हो जाएंगे, उन चीज़ों से यहाँ पे उभरने के लिए, बाहर निकलने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपकी हेल्प करेंगे अगर आपका कोई भी टैक्स या फिर टैक्स कलेक्शन कम होती दिखाई दी। लेट्स से उन्होंने एक बेस ईयर ले लिया 2015 का, वहाँ पे उन्होंने बेस ईयर लिया और 2015 में लगा के चलते हैं कि पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उनके पास 100 रुपीज़ यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि उनको मिलने थे। तो उन्होंने बोला कि हर एक साल हम कुछ 14% की या फिर 15% की यहाँ पे ग्रोथ मान के चलेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्लैरिटी में याद नहीं है 14 था या फिर कितना परसेंट था। तो अगर 14% को, चलो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि यहाँ पे 14% की ग्रोथ हमें लेकर चलते हैं, यहाँ पे हो गए 114 रुपीज़। उसी तरह से 2016, 17, 18। नाउ इमेजिन कि 2016 में ये जो स्टेट गवर्नमेंट है पंजाब की, उसके पास जो टैक्स कलेक्शन हुआ जीएसटी से वो 114 नहीं हुआ लेकिन 110 हो गया। तो इसके बीच का ये जो डिफरेंस है 4 रुपये का, 4 रुपीज़ का, ये कौन पे करेगा? सेंटर पे करेगा। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि कौन सी है? पंजाब की। क्योंकि और इसी को हम क्या बोलते हैं? कंपनसेशन करना। और ये क्या है? कंपनसेशन सेस। और ये जो कंपनसेशन सेस है, ये जो सेस है, ये जो पैसे देगी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कहाँ से देगी? इसके लिए एक अलग से फंड बनाया गया जिसका नाम है CCF, कंपनसेशन सेस फंड। और ये जो फंड है कंपनसेशन सेस फंड, इसमें पैसा कहाँ से आएगा? जो सिन गुड्स हैं या फिर जो लग्जरी गुड्स हैं। सिन गुड्स मतलब यहाँ पे टोबैको हो गया, कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं, सिगरेट्स होगी, उस पर जो अलग से टैक्स लगता है, सिन गुड्स पे जो टैक्स लगता है वो इस फंड में जाता है, प्लस जो लग्जरी गुड्स पे टैक्स लगता है इस फंड में जाता है। और इस फंड को कहाँ पे दे दिया जाता है? स्टेट को बांट दिया जाता है। तो ये जो चीज़ है वो 26 तक अब दोबारा से क्या कर दी गई है, उसको एक्सटेंड करते हुए हम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। सो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही है, और आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और मे बी आज एक 6 o'clock या फिर 7 बजे तक एक नई वीडियो आएगी, जिसको आप अगर देखोगे तो वो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा। थैंक यू।